अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड लॉ ऑफ वोकैबुलर है। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम तमाम ना जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो हमारे पास वीडियो है, लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 28 है। इसका बी पार्ट है सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड लॉ ऑफ केपलर को हम एरिया लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। ओके, अब इसकी जो प्रिंसिपल है इसका लॉ का वो देखते हैं। वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्लैनेट मूव्स इन इट्स एलिप्स सो दैट द लाइन बिटवीन इट एंड द सन एट अ फोकस स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। दो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये याद रखिएगा बस। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को ये समझना बहुत आसान होगा। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि जो मेरे पास जब भी कोई प्लैनेट, वो जमीन से होता है, मरकरी होता है, सेप्टून, जो मर्जी, जो भी प्लैनेट सूरज के गिर रिमूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो हमेशा इलिप्स फॉर्म में, किस फॉर्म में, इलिप्स फॉर्म में। ये मेरे पास इलिप्स फॉर्म है। ओके, ये फोसाई 1 है, ये फोसाई 2 है, ये सेंटर है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ इसकी सेमी मेजर एक्सिस होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये इसको हम, ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये फोसाई 1, ये फोसाई 2 है। तो ये मेरे पास इलिप्स है। होना तो यही चाहिए कि जब भी प्लेनेट यानी प्लेनेट किसी सूर्य के रिमूव करे तो वो सर्कल फॉर्म में मूव करे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये लास्ट वीडियो जो लॉ था, फर्स्ट लॉ का, उसमें हमने चीज़ को स्टडी किया हुआ है। हालांकि होना यही चाहिए था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ मूव करता है तो सर्कल फॉर्म को मूव करता है, लेकिन हमें ऐसा सोलर सिस्टम ऐसा नहीं होता। ओके, वो इलिप्स फॉर्म में जब भी कोई प्लैनेट होता है, जो हमारे पास ज़मीन है, ये भी सूर्य के गिर्द इलिप्स फॉर्म में रिवॉल्व करती है। ये हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। अब जो सेकंड लॉ है ये क्या कह रहा है? सेकंड लॉ हमें ये कह रहा है कि सपोज करिए ये मेरे पास ज़मीन है, अर्थ है। ज़मीन हमारे पास क्या है? एक प्लैनेट है। जिस तरह हमारे पास मरकरी की प्लैनेट, इस तरह हमारे पास ज़मीन एक प्लैनेट है। ये ज़मीन है, तो हम यहाँ एक, ये मेरे पास एम मैस, ये मेरे पास सूरज है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि जो हमारे पास सेंट्रल ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारे पास सन होता है, उसको हम एक फाइव इधर ले लें या इधर ले, वो हमारे मर्जी है। तो ये अर्थ है, ये अर्थ इस जो सूरज है इसके गिर्द इस तरह रिवॉल्व कर रहा है। अब सूरज का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो सेकंड लॉ इसी के मतलब बताती है। जो सेकंड लॉ है वो यही बताता है कि ये मेरे पास 1 है, सेंटर है, ये यहाँ हमारे पास सूरज है। तो ये जो ज़मीन है ये रिवॉल्व कर रही है 365 दिनों में। जो सूरज है ज़मीन है, वो अपने सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। ओके, इस तरह हम मरकरी होती है, वो 28 दिनों में अपना एक सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, ये मुकम्मल करता है जो हमारे पास मरकरी होता है। इसी तरह ज़मीन 365 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। ओके, जो हमारे पास सैचुरन होता है वो हमारे पास 1707 ये 10,959 ये दिनों में जो हमारे पास सैचुरन होता है, सेप्चून होता है, वो भी एक प्लेनेट, वो भी सूर्य के इतने दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। जो हमारे पास ज़मीन होती है वो 365 दिनों में। तो बात करने का मकसद क्या था? ज़मीन इधर था तो इधर से ये यहाँ तक जो रेडियस आर था, लेकिन जैसे ही ज़मीन यहाँ आएगी तो जो रेडियस होगा वो कम होता जाएगा। ओके, अब जो ये ला है वो ला ये कह रहा है कि अगर सपोज करें हमारे पास, मैं सपोज कर रहा हूँ, मिसाल ले रहा हूँ कि अगर हमारे 30 दिनों में, 30 डेज में, जब ज़मीन इधर थी, ज़मीन यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसने इतना कवर तय किया, एरिया, ये एरिया तय किया इतना सा। ओके, तो फिर 30 दिन हमने काउंट किए, 30 दिन, तो वो 30 दिन में सपोज कर रहे हैं हम, अब इस ज़मीन है वो यहाँ से यहाँ आ चुकी है। चूंकि इधर रेडियस ज़्यादा था, इधर रेडियस कम, इसलिए यहाँ इसने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से ये तय किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड ऑफ केपलर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास एरिया तय हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक ये एरिया तय हुआ है 30 दिनों में, और एक यहाँ से ये तय हुआ है, ये बिल्कुल इक्वल होंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस तय हुआ है।
इक्वल टाइम का तो हमें साफ सा नजर आ रहा है कि इधर भी 30 दिनों में जो अर्थ था जमीन यहाँ से यहाँ तक तय हुआ। ओके, तो यहाँ से भी यहाँ 30 दिनों में तय हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, हालांकि हमें नजर नहीं आ रहा। ओके, हमें नजर ये सूरज है, सन है, तो अगर हमें देखें, गौर से देखें, तो ये डिस्टेंस जो एरिया ये कम है, जबकि जो ये एरिया है ये ज्यादा है। ओके, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला एरिया है ये इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। अभी इसको प्रूव भी करते हैं क्या क्या कैसे है। तो अगर इसकी जो थोड़ी डेप्थ में जाए तो पता लग जाता है कि इक्वल है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये लेकर यहाँ तक जो तक हमारे पास रेडियस है वो कम है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास रेडियस है वो ज्यादा है। ओके, अगर ज्यादा रेडियस यहाँ यहाँ ज्यादा है, मिसाल के तौर पर रेडियस ज्यादा है, 30 किलोमीटर है रेडियस, सपोज कर रहे हैं इधर, तो ये जो रेडियस होगा ये ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है यहाँ से, और यहाँ से जो रेडियस कम है इसको जब टोटल करेंगे, सॉरी इधर भी 3 होगा, इसको जब टोटल करेंगे ये भी 3 है, किलोमीटर एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी तो होगा, लेकिन इसमें क्या कि इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये लीनियर फॉर्म में है, थोड़ा सा ये दूसरा लीनियर से हटकर है। ओके, कहने का मकसद ये है, तो एग्जांपल दिया है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। ओके, अब इसको हम यहाँ एक, जिस तरह हमने एंगुलर जो रोटेशन डायनामिक्स होते हैं उसमें भी हमने स्टडी किया हुआ है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें भी ऐसे ही हिसाब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने जो मेरे पास एक्सिस होता है, सेंटर होता है, उसके नज़दीक होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहाँ उसकी जो स्पीड हो जाती है वो ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि वहाँ एरिया ज़्यादा कवर होता है, लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से दूर जाएगा तो एरिया होगा तो वह उतना ही, लेकिन वो हमें कम नज़र आएगा। ओके, वो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये एंगुलर रोटेशन डायनामिक्स में हम इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं। तो यही इधर भी हम एंगुलर जो डायनामिक्स है इधर उसका कंसेप्ट ये प्रूव करेंगे कि इसका जो आंस अगर उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो हम कहेंगे ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अगर हम बात करें एंगुलर जो हमारे पास मोमेंटम होता है इसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, एक हमारे पास ये फार्मूला होता है और एक हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये तीनों एंगुलर मोमेंटम हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये देखें, इसमें जो हमारे पास आर, तो जो हमारे पास ये है वी और आर के जो दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली है, यानी कि अगर वी ज्यादा है तो आर कम होगा, अगर आर ज्यादा है तो वी कम होगा। यही कंसेप्ट इधर बताया गया है कि अगर जैसे रेडियस ज्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे रेडियस क्या हो गया हमारे पास इधर कम हो गया है तो जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, लेकिन होगा इस जैसा ही, इतना ही होगा। अब ये अच्छा सॉरी वो लाइट चली गई थी, तो अब देखते हैं कि क्या है हमारे पास। इसको हम लेते हैं, ये है सेंटर है, तो इधर हमारे पास एम, तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ एक ये है और एक हमारे पास ये है। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये ट्राई एंगल बन रही है, क्या बन रही है, ये हमारे पास क्या है, ट्राई एंगल बन रही है। तो अब अगर इसको हम देखें कि जो हमारे पास ये एंगल है थीटा है, तो इसके जो सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला हमारे पास क्या बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, तो यहाँ से चूंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में जानते हैं 1/2 बेस मल्टीपल हाइट होती है, यही होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, सॉरी इधर गलती होगी, चूंकि हम ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे, तो ये हमारे पास ये बेस होगा और ये मेरे पास हाइपोटेनियस होगा। ओके, तो यहाँ देखिए जो हमारे पास बेस है वो ये है, ये हमारे पास आर है, तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो ये है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास एंगल है थीटा एंड डेल्टा थीटा है हमारे पास। ओके, तो 1/r थीटा, ये हमारे पास ट्राइंगल आ चुकी है। सॉरी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ये थीटा, और जो डिस्टेंस तय किया है वो हमारे पास आर, तो इधर हमारे पास आर आना था, डेल्टा आर। ओके, तो ये आर से मल्टीपल जो हो जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगी फॉर्म। तो ये हमारे पास है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमारे पास जो एरिया होगा वो हमारे पास ये होगा।
ओके, ट्राई एंगल की फॉर्म में। ये हमारे पास एरिया है जब यहाँ से यहाँ तक जो प्लेनेट ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेनेट रिवॉल्व करता है सन के अबाउट, और यहाँ कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जो टाइम लगा है तो यहाँ हमारे पास डेल्टा है तो इधर भी हम डेल्टा लगा देंगे। ओके, अगर हम चाहते हैं कि किसी एनी इंस्टेंटेनियस पर यानी कि किसी लम्हे पर यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी कि लिमिट अप्लाई कर देंगे इधर की। लिमिट क्या होगी, डेल्टा टाइम इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी लम्हे पर हम इधर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसलिए उसके लिए हम लिमिट अप्लाई क्या कर देंगे। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ये 1/2 है और थीटा है तो ये हमारे पास डी ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है किसी लम्हे पर। ओके, किसी लम्हा मोमेंट पर हम फाइंड करने के लिए डी यूज करते हैं। ओके, तो अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा तो आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ इसके साथ जो होगा ये हमारे पास, अच्छा सॉरी, इधर हमने दोनों तरफ पर पहले क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। ओके, इधर भी इसको भी मल्टीप्लाई डेल्टा टी से करना है, इसको भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी ऐसे। ओके, तो यहाँ भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, किसी लम्हे पर किसी मोमेंट पर यहाँ से यहाँ किसी लम्हे पर जो रेडियस होता है उसकी हमारे पास जो हमारे पास एरिया होता है उसका आंसर वैल्यू, ये इक्वेशन ये है। तो अब इसको अगर हम मज़ीद करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, डी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास एंगुलर होगा वेलोसिटी, यही है ना एंगुलर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करते रिस्पेक्ट होता है तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। तो यही हमारे पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन है किसकी, एरिया किसी लम्हे पर एरिया की। ओके, तो ये क्या बन रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ट्राई एंगल को। तो ये हमारे पास ये ट्राई एंगल ही होती है ना, ये वाली ट्राई एंगल ही होती है। तो अब अगर इसको हम एंगुलर फॉर्म लिखना चाहें, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, तो हम जानते हैं जो हमारे पास ओमेगा होता है, जो हमारे पास जो हमारे पास आर होता है, ओमेगा आर, ये हमारे पास एक ये इक्वेशन होती है। ओके, तो एक हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारे पास एम आर स्क्वायर होता है, एक ये इक्वेशन होती है। अब चूंकि क्या यहाँ है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो अब ये इसके मल्टीप्लाई होगा एम आर स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा 2m बन जाएगा। तो एम आर स्क्वायर की ये मोमेंट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास इधर आई आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा ओवर 2m आ जाएगा। ओके, तो अब ये है, ये फॉर्म आ चुकी है तो 2m वैसे वैसे रहेगा। जब ये है इसको हमने इधर लिखा हुआ ये देखे, ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम है, इसकी जगह हम अब एल लिख लेंगे। अब लो जी, ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, रोटेशन डायनामिक्स की फॉर्म में ये है। ये फॉर्म लिख लें, ये वाली या ये वाली एक ही बात है। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक है। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।